Recording in progress. बच्चे सभी के पास बुक्स में सेकंड पेज पर आपको इंडेक्स दिखाई देगा। इंडेक्स में जो ये बॉक्सेस में चैप्टर है ये आपको वॉल्यूम 1 में दिखाई देंगे, एक आपको वॉल्यूम 2, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक वो प्रिंट होकर आ जाएगी। वॉल्यूम 2 में आपको रिमेनिंग चैप्टर्स दिखाई देंगे। सो ऑल इन ऑल वी हैव 15 चैप्टर्स। ठीक है। अच्छा, हम अभी के लिए बात करते हैं व्हाट इज दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप एक बार के लिए मैनेजमेंट वर्ड हटाओ, वर्ड हमारे सामने आया कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज समथिंग जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? कैलकुलेशन। और एक इसकी प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन हुआ करती थी। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टिंग देम टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बगल में वर्ड जुड़ गया कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना। बट थिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी तो कॉस्ट आते थे। कॉस्ट मतलब क्या होता है हिंदी में? खर्चा, राइट। खर्चे तो हमने वहां पे भी देखे हैं। उधर भी आप वेजेस रिकॉर्ड कर देते, उधर भी आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड कर देते, यहाँ पे भी वही चीजें होंगी। व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ तो लिमिटेशन रही है। पहली लिमिटेशन मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर वेजेस रिकॉर्ड करनी सीखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ज्यादा से ज्यादा आपने पहले जनरल एंट्री पास की, वेजेस टू कैश। फिर आप ज्यादा से ज्यादा वेजेस को लेजर में ले गए, आपने वेजेस अकाउंट खोल लिया, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से P&L, यही बनता है। बट वेजेस टू कैश, मान लो 1 लाख रुपया पे किया, वो 1 लाख रुपया कंप्यूट कैसे हुआ? क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सिखाया है? नहीं सिखाया। कैसे हमने एम्प्लॉय को किस हिसाब से रखा, उसका पे पैकेज क्या है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, कितना उसका बोनस स्केल है, कुछ नहीं सिखाया उसने। उसने सिर्फ ये अमाउंट बताई। ठीक है जी। हम उस कहानी में, हम उस डेप्थ में जाएंगे कि इन दी फर्स्ट प्लेस वो अमाउंट हुई तो कैसे कैलकुलेट हुई, एंड वेदर दैट अमाउंट कुड बी रिड्यूस्ड। ऐसा तो नहीं है कि वर्कर खाली बैठा है फिर भी हम उसको वेजेस पे करी जा रहे। तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल वाला फैक्टर भी आएगा इधर, कि कहाँ हम अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज अ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब कहानी हो चुकी है कंप्लीट, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने पास्ट इवेंट्स ही रिकॉर्ड किए हैं। आपने कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अ फोरकास्टेड P&L और फोरकास्टेड बैलेंस शीट नहीं बनाया। कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग विल हेल्प अस इन मेकिंग फोरकास्ट। एक प्रॉपर चैप्टर है जो कि वॉल्यूम 2 का लास्ट चैप्टर बनेगा, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। बजट बनाएंगे हम वहां पर जी। एंड बजटिंग ऑफ कोर्स इज अ वेरी एसेंशियल एक्सरसाइज फॉर अ बिजनेस। क्यों? क्यों बनाना होता है बजट? रोड मैप है, एक बेंचमार्क सेट होगा, एक स्टैंडर्ड सेट होगा, सो दैट ईयर एंड पर जाकर एक्चुअल रिजल्ट उससे कंपेयर होगा, तभी तो हम पता कर सकते हैं सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम बजट ना बनाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं? तो अगेन दैट फ्रॉम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉस्ट एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, कि खर्चे कहाँ बचा सकते हैं, क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है जी। यहीं पर ही हमारा कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट एंगल आ गया बेटा जी। मैनेजमेंट वर्ड जो है आपने पढ़ा हुआ है, आपका प्रॉपर मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही था क्लास 12th में। उसके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हुआ करते थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लास्ट जो फंक्शन था कंट्रोलिंग, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर काम कर रहा है। प्लानिंग करा मतलब बजट बनाया, कंट्रोल मतलब लास्ट में बजट को कंपेयर किया एक्चुअल रिजल्ट से, फाइंड आउट द डेविएशंस, रीजंस फॉर दोस डेविएशंस एंड करेक्ट दोस रीजंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग, खाली वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब एक तरीके से क्लेरिकल काम हो जाता है, कि सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाना, उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर डिसीजन लेना कि कोई प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, वो आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास ना कहीं एक कंसोलिडेटेड P&L बनता था। कंसोलिडेटेड P&L मतलब क्रेडिट में हमारे पास सेल्स आ रही है, डेबिट में इकट्ठे खर्चे, मटेरियल, वेजेस वगैरह वगैरह। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की 4 जगह फैक्ट्रीज हैं, इंडिविजुअल फैक्ट्री का P&L नहीं आपने बनाया, हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, कहीं पर भी एनुअल रिपोर्ट रिलीज होती है तो इकट्ठी रिलीज होगी ना, इंडिविजुअल नहीं होगी। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि इंडिविजुअल रिजल्ट्स आपसे कैलकुलेट करवाएगी। एंड आपको ये पता चलेगा मे बी वन ऑफ द फैक्ट्री इज इन लॉसेस, इट शुड बी डिसकंटिन्यूड। तो ये डिसीजन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग लेना सिखाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने ये नहीं सिखाया।
सो ऑफ कोर्स हमको, अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, हमको अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, तो कहीं ना कहीं अब क्लाइंट को जो उनको एडवाइस देनी है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाली डिटेल्स है उन डिटेल्स में जाकर उनको एडवाइस हमको देनी है। दैट इज वाई वी स्टडी द सब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। तो सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, समझ में आ गया। अब कैसे है, मतलब इसको हमने कैसे पढ़ना है। अच्छा, देखो, हमारे पास मैंने आपको बताया कॉस्ट मेंटेन होते हैं। एक कॉस्ट होता है जी जो सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सा, मटेरियल कॉस्ट। एक कॉस्ट होता है, उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद आपका क्या चलता रहता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ दी चैप्टर्स, थोड़ा सा मिडल से स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम न्यूमेरिकल कंटेंट से स्टार्ट करें। द चैप्टर का नाम है लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम इसके बाद पढ़ेंगे मटेरियल चैप्टर और उसके बाद पढ़ेंगे ओवरहेड चैप्टर। नाउ डू यू ऑल नो व्हाट ओवरहेड्स आर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिसको नहीं भी पता, डोंट वरी, ओवर द कोर्स ऑफ दीज टू चैप्टर्स पता चल भी जाएगा ओवरहेड्स क्या होते हैं। आपने सही बताया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी ने बीच में से ये भी बोला मैम ऊपर ऊपर के खर्चे, बिल्कुल ठीक है जी, ऊपर ऊपर के खर्चे, ये जनरलाइज कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, जिनको मीनिंग नहीं भी पता, डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली इन तीन चैप्टर्स को पढ़ने के दो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये पता करना कि फाइनली जो अमाउंट कैलकुलेटेड है, जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जा रही है, वो इन दी फर्स्ट प्लेस कैसे जा रही है, हाउ दोज अमाउंट्स आर कंप्यूटेड। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज पता करना कैन दीज अमाउंट्स बी रिड्यूस्ड, कहीं पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इन खर्चों, कोई वेस्टेजेस तो नहीं हो रही। ठीक है जी, दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आइए जी, आइए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। आप अपने पास कृपया वो चैप्टर खोलें। पेज नंबर आपको दिखाई देगा बेटा जी 3.1, 3.1। इंट्रोडक्शन के बाद, मटेरियल के बाद लेबर चैप्टर है, पेज नंबर 3.1। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 3.7 पर, कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर। ओके, आप में से किसी के कोई फैमिली मेंबर्स या जान पहचान में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी? कौन है? पापा और किसी को है? कौन है? मम्मी और कजन? कजन। अच्छा, प्राइवेट जॉब्स वाले हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स? कौन कौन है प्राइवेट जॉब्स में जिसके फैमिली मेंबर्स हैं? हाँ जी, पापा है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके जी, ओके। जिनके भी फैमिली मेंबर्स प्राइवेट जॉब्स में हैं, क्या ये उनकी पहली जॉब है, दूसरी जॉब है, या लॉन्ग रन में टिल रिटायरमेंट इसी जॉब में रहने वाले हैं, कुछ ऐसा कि स्विच करते रहे हैं? लॉन्ग रन में है। ऐसी कौन सी प्राइवेट जॉब है? ट्रिब्यून में, चलो ठीक है, ट्रिब्यून समझ में आता है। और एनीथिंग, कोई बिग फोर्स वगैरह ऐसी कंसल्टेंसी में है, किसी के फैमिली मेंबर्स, भाई बहन वगैरह? सिस्टर कहाँ पर है? ईवाई में है। एंड ईवाई में वो कब से है? 1.5 years। एंड व्हाट इज हर फ्यूचर आउटलुक, कि लगे रहना है बुढ़ापे तक, 60-70 साल? शी विल स्विच इन अनदर ईयर। अच्छा चलो, नाउ माय क्वेश्चन इज टू दोस पीपल जिनके फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, आपके थे, आपके थे। वहां से कब निकलना है, कब स्विच करना है सरकारी नौकरी से? कभी नहीं, कभी नहीं स्विच करना है, रिटायरमेंट तक चिपक के रहना है, नहीं छोड़ता कोई सरकारी नौकरी। प्राइवेट जॉब्स को लेकर वो लॉयल्टी है ही नहीं, मौका मिला स्विच कर लेंगे। वाई इज दैट से ऐसा? जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स हैं जी। ये भी जरूर बात है कि प्राइवेट जॉब्स कुछ कुछ तो बहुत पैसा भी फेंकती है, इतना सरकारी में नहीं भी मिलता है। फिर भी प्राइवेट जॉब्स में वो रोटेशन चलती रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वेरएज गवर्नमेंट जॉब में कोई आया जाता है, इतनी आसानी से नहीं जाता। ठीक है जी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर का क्या मतलब होता है कि हमारी जो वर्कफोर्स है, एक कंपनी की वर्कफोर्स है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। बाय कॉम्पोजिशन मतलब आइडेंटिफाई करो इसमें कितने अपने पुराने ट्रेंड लोग हैं और कितने नए लोग हैं, ये आइडेंटिफिकेशन करना। ये बोला जाता है कि जहां पर टर्नओवर हाई होती है, कहने का मतलब वो आना जाना चला रहता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सीखे सिखाए लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको सिखाना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स उनके उन लोगों के ऊपर खर्चा भी करना पड़ता है। मैं अपनी बात करती हूँ जी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं रही है,
आई क्वालिफाइड 8 years ago एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके जस्ट बाद 3 महीने बाद ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बट माई आर्टिकलशिप वॉज इन पीडब्ल्यूसी गुड़गांव। पीडब्ल्यूसी इज वन ऑफ द बिग फोर्स, आप जानते ही हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आज की डेट में किसी भी नॉर्मल एक प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस होता है। तो जब मुझे हायर किया गया था, माई हायरिंग प्रोसेस वॉज कि मुझे बुलाया गया। सबसे पहले राउंड हुआ जी हमारा एप्टीट्यूड राउंड, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, वो रिटन टेस्ट था। उसके बाद जीडीज हुई, और उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए, जिसमें से 2 HR राउंड थे और एक टेक्निकल राउंड ना। मुझे हायर किया जाना था फॉर एन आर्टिकल पोजीशन, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ज्यादा पता होगा। एंड ऑल्सो जो मुझे हायर करना था इन अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ना, आप सभी लोग जब बाद में जाकर आर्टिकलशिप का डिसीजन लोगे, आपके ना मन में आता है ऑडिट में करनी है, टैक्स में करनी है। बिकॉज दिस इज योर नॉलेज अभी के लिए कि ऑडिट में करनी है, टैक्स में करनी है। टैक्स में भी आके स्पेशलाइजेशन में जाओ तो डायरेक्ट टैक्सेस होगा या इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस में भी सीए फाइनल में आप पढ़ते हो, एक छोटा सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, एक छोटा सा सेक्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग का। बट उसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि बिग फोर्स में उनके सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन उधर अलग चल रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग चल रहा है। तो आई वॉज हायर्ड फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग सीए इंटर में आप पढ़ते भी नहीं हो, मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो कैसे एक्सपेक्टेड होगा कि मुझे इसके बारे में पता होगा। तो टेक्निकल राउंड वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। एंड ऑल ऑफ दिस हायरिंग प्रोसेस वाज इन पीडब्ल्यूसी का ऑफिस इन गुड़गांव। मुझे बुलाया गया था, देयर वाज नो टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यूज जो कि आज के डेट में हो रहे हैं, बट उधर मुझे बुलाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद मुझे हायर कर लिया गया, और जब हायर किया गया तो उस टाइम पर आता है दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन 7th फ्लोर ऑफ बिल्डिंग 8B। ना, उस जमाने में साइबर सिटी थी। आज की डेट में तो जब वेन यू एंटर गुड़गांव, ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, स्पेशली जब शाम के टाइम पे एंटर करो, ऐसा लगता है मैं पता नहीं किसी गैलेक्सी में आ। और स्पेसशिप्स हैं वो इतनी सारी ना, अजीब ही है। आई डोंट लाइक दैट सिटी एट ऑल। तो बट जब एंटर करते हैं तो देर आर सो मेनी डीएलएफ की बिल्डिंग्स, अलग अलग से नाम, कोई साइबर पार्क है, कोई साइबर हब है, जी ब्ला 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 जो भी है। उस टाइम पर एंटर करते ही पता होता था कि एक है साइबर सिटी। साइबर सिटी में मेरी एक बिल्डिंग है, वो मुझे दिखाई दी जाती थी। तो ऐसे बिल्डिंग के नाम थे उधर। तो कह रहे थे आपको 7th फ्लोर ऑफ बिल्डिंग 8B पर रिपोर्ट करना है। ठीक है जी। और पहले दिन हमारी करवाई गई ओरिएंटेशन, मेरे साथ साथ 2-4 और आर्टिकल हायर भी थे, और भी डेजिग्नेशन लेवल, जो कि जो कॉलेज प्लेसमेंट से आते हैं उनको बोलते थे एनालिस्ट, जो क्वालिफाइड सीए थे उनको बोलते थे एसोसिएट। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए थे। ओरिएंटेशन में क्या बताया, पीडब्ल्यूसी कब फाउंड हुआ था, हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स, आज की डेट में ग्लोबली कहाँ कहाँ है, व्हाट आर द मिशन विजन वैल्यूज वगैरह वगैरह। जी हम ना जॉर्जिया फॉन्ट में ही यूज करते हैं, जी हम ना मरून कलर ही यूज करते हैं, इसके बारे में सिखाया गया। आई कार्ड्स के लिए पिक्चर क्लिक की गई और लैपटॉप इशू कर दिया। और जो उन्होंने मामूली सा स्टाइपेंड देना था उसके लिए बैंक अकाउंट भी उन्होंने खुलवा के दे दिया। दीज वर ऑल ऑफ द फॉर्मेलिटीज दैट हैपेंड ऑन डे 1। इसको बोला था डे 1 ओरिएंटेशन। फिर डे 2 पर बोला गया कि आपको रिपोर्ट करना है पीडब्ल्यूसी का। एक और ऑफिस था उसी साइबर सिटी में, बिल्डिंग 10C, गोल सी बिल्डिंग है, ठीक है। उसमें आपको रिपोर्ट करना है 18th फ्लोर पर। 18th फ्लोर पर आपकी टीम बैठती है, आपसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो 18th फ्लोर पर मैं गई, तो मेरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया, एंड उसके बाद मेरा वहां पर काम शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद लगभग 1 महीना ही गुजरा होगा, एक मेल आती है कि गुड़गांव लोकेशन में जितने भी न्यू हायरीज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, जितने भी न्यू हायरीज हैं, एक 5 स्टार, रिजेंटा 5 स्टार होटल है क्या, जो यहाँ पे भी रिजेंटा है एक जीरकपुर में, पता नहीं जो भी है, बट रिजेंटा वहां पर अच्छा होटल था माना जाता था। तो रिजेंटा में इकट्ठे हुआ और आपकी ओरिएंटेशन फिर से करवाएंगे। वो ओरिएंटेशन क्या था, अगेन फॉर्मेलिटीज, दी ऑब्जेक्टिव वाज कि डिपार्टमेंट के लोग आपस में न रह जाएं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा जेल अप करें, बिकॉज इट इज बेटर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटर डिपार्टमेंटल नेटवर्किंग वैसी रहती है, एक दूसरे की हेल्प भी कई बार चाहिए होती है, तो बढ़िया रहता है ये। ठीक है जी। तो हमको अगेन इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुझे तो पता भी नहीं था, अच्छा ऑडिटिंग में ये पार्टनर है, अच्छा ये डायरेक्टर है, तो पता चल जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये थी डे 2 ओरिएंटेशन। अब मेरा एज आर्टिकल ट्रेनी या जो मेरे साथ मेरे जैसे लोग थे, हमारे लिए तो क्या ही है, इस चीज का मतलब क्या है, हम ओरिएंटेशन को सीरियसली थोड़ी ना लेंगे, हमारे तो मजे हैं। आज बिना छुट्टी लिए भी छुट्टी है, देख, है ना, जाना है, खाना पीना है, गेम्स खेलनी है, ऐश करनी है, 5 स्टार होटल का खाना है। अब सोचो ना, हम घर से बाहर रहते हैं, हमारे पास क्या अपने स्टाइपेंड से गुजारा तो चलना नहीं था। 6,000 स्टाइपेंड मिलता था, खर्चा था वहां पे रहने का 15,000। घर वालों ने कमी नहीं रखी, बट इतना भी नहीं है ना कि हाँ जी बेटा जो उड़ाने हो उड़ाओ।
तो ऑब्वियसली वी वर ऑन अ बजट, तो जो जो स्टूडेंट्स हु आर ऑन अ बजट, ऑफ कोर्स उनको अगर ऐसे होटल्स का खाने को मिल जाए अच्छा खाने, वैसे तो पीजी का गंदा सा खाना खाते थे, तो अच्छा, हम तो बड़े खुश थे कि वाह यार आज तो मजे हैं हमारे। फिर 6 महीने हो गए काम करते करते, एक मेल आता है, कहते हैं जितने भी इस साल में ट्रांसफर प्राइसिंग रिक्रूट्स है, ओनली ट्रांसफर प्राइसिंग रिक्रूट्स पूरे इंडिया के, चाहे वो कोलकाता है, चाहे मुंबई है, चाहे गुड़गांव है, चाहे चेन्नई है, आ जाओ चेन्नई, आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रेनिंग है। तो 6 महीने हो चुके हैं काम करते हुए, चलो हमें काम आता है नहीं आता आर्टिकल है, हम वो अलग बात है। बट जो सीनियर लेवल पर हायर हुए थे, क्वालिफाइड सीएस मैनेजर्स वगैरह, उन 6 महीने में वो लोग तो सीख चुके होते हैं। चलो स्टिल एक हमको फॉर्मेलिटी के लिए ट्रेनिंग करनी थी। अब अगेन सोचो, मेरे जैसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये वेकेशन, पेड वेकेशन, ठीक है, सारा खर्चा किया उन्होंने, आने जाने का फ्लाइट ट्रैवल, मैं जिंदगी में फ्लाइट में तभी पहली बार बैठी थी। उसके बाद एक डिसेंट से गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन, फूड वगैरह वगैरह। इनफैक्ट हमने अपनी तरफ से 2 दिन का स्टे एक्सटेंड करवाया, हमको अपनी तरफ से सिर्फ 2 दिन का वो अकोमोडेशन के एक्स्ट्रा चार्जेस देने थे। हमने बोला फ्लाइट 18, वापसी की फ्लाइट 18 की ना बुक करवा के 20 की बुक करवा दो, ऑफिस वालों को उससे क्या है ना। तो अल्टीमेटली हमने वहां पे किया, हम सुबह जाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, पहला सेशन लगाते थे, वहीं पे लंच करते थे और सेकेंड हाफ बंक करते थे, और फिर हम घूमने निकल पड़ते थे। ऐसे ही हमने चेन्नई में अच्छी अच्छी जगह देखी, और जो 2 दिन हमने एक्सटेंड करवाया, हम चेन्नई के आसपास के कोस्टल एरियाज में भी चले। ठीक है जी, ग्लैमर लग रहा है ना, सोच मन में आ रहा है कि हम भी ऐसी लाइफ जिएंगे, हम भी जाएंगे बिग फोर। चल, कट टू सितंबर में ये हुआ था। अब जो ट्रांसफर प्राइसिंग की जो फाइलिंग होती है, एक रिटर्न फाइल होती है ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न, उसकी ड्यू डेट होती है November 30, आज भी वही डेट है। November 30 अगर एक ड्यू डेट है, तो काम कब से स्टार्ट होगा, प्रोबेबली अक्टूबर में या सितंबर के सेकंड हाफ में शुरू हो जाएगा। धीरे 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 करके जो हमारी 4:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, वो छुट्टी अब 6 बजे होने लगी। धीरे धीरे करके वो 6 का 9, 9 का 12, 12 का 2, कोई एंड नहीं था। सैटरडे संडे भूल जाओ बेटा, बीच में नवंबर में दिवाली आ रही थी, दिवाली के लिए घर जाओ बट घर से काम करना है। आई रिमेम्बर कमिंग बैक बाय कार, और कार में मैं बैठे बैठे लैपटॉप पे काम कर रही थी, कई बारी ट्रेन में बैठे बैठे भी लोग काम करते थे। ये है सीजन वहां पे, एंड विच इज द केस विद एवरी फर्म, इवन मीडियोकर फर्म में भी चले जाओगे, इसी तरीके के सीजन होते हैं, सीजन है तो काम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तब ये बोला जाता था आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप रैंडम XYZ रीजन के लिए छुट्टी नहीं मार सकते हो। ठीक है, पहले साल का सीजन निकाल लिया, दूसरे साल का सीजन आते आते दिमाग में आना शुरू हुआ कि अब हम, मैं तो स्टूडेंट हूं ना, मुझे तो सीए फाइनल की तैयारी करनी है, मैं तैयारी कब करूंगी, मेरी टीम ने मुझे बोल दिया तो सुबह के कोचिंग लगा सकती है, शाम को तेरा निकलने का कोई टाइम नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में भी आती है। पर चलो ये भी चीज समझ में आ गई कि दुनिया करती है मैनेज। बट मेरे साथ ऐसे एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज होने लग गए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि 6 महीने की कश्मोकश के बाद एक डिलेमा था। 6 महीने तबीयत खराब रही है, बट काम भी नहीं हो पा रहा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैसे छोड़ूं। बट 6 महीने तक इतनी बुरी हालत हो गई थी, ट्रीटमेंट्स वर नॉट हेल्पिंग मी, इवेंचुअली आई हैड टू टेक अ डिसीजन ऑफ क्विटिंग PwC। तो मेरी आर्टिकलशिप वहां पर कंप्लीटेड नहीं है, 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीटेड है, मेरे टाइम पर 3 की थी, 3 साल की, 3 में से 2 साल मैंने PwC में लगाए हैं, बाकी का 1 साल यहाँ पर लगाया। तो जब मेरा वो प्रोसेस शुरू हुआ आर्टिकलशिप टर्मिनेशन का, तो ऑल दोस फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है वैसे पता है आप सभी को, कि क्या रीजन है, सबको पता था क्या रीजन है। ठीक है, अच्छा, जब मैं क्विट कर रही थी, पहले मैंने इनफॉर्मली अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया, बाद में रेजिग्नेशन मेल डाला था, तो उन्होंने मुझे बोला आस्था, एज अ मैनेजर आई डोंट वांट टू लेट यू गो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम लेटिंग यू गो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। सो एवरीवन न्यू कि कोई बैड रीजन नहीं था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर वो फॉर्मेलिटीज की, आप एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो कि आप अपने क्लाइंट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं बताओगे। उस टाइम पे तो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरे को भागना है बस यहाँ से, मुझे घर जाना है मम्मी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जहां मर्जी साइन लेने हैं ले लो। फिर उसके बाद वो था कि अच्छा आपका सैलरी अकाउंट है, स्टाइपेंड अकाउंट है, बंद करवाना है या आप अपने पर्सनल लेवल पर कैरी करना चाहते हो। उसके बाद वो एक लैपटॉप रिटर्न करने का प्रोसेस भी था, कि मुझे बताना था मेरा हैंडओवर अब किसको मिलेगा। ठीक है, मेरी अगर टीम में कोई न्यू हायर है उनको मिलेगा, ताकि कल को कोई ईमेल वगैरह ढूंढने हो तो वो ढूंढ सकते हैं, लैपटॉप का बैकअप किसके पास जाएगा।
सो जो ये वाली फॉर्मेलिटीज थी, दीज वर अगेन हैपनिंग इन बिल्डिंग 8B। सो बिल्डिंग 8B वॉज मेनली HR, यहाँ पर मेन डिपार्टमेंट ऑफिस होते थे जहां पर हम बैठ रहे थे। 8B वॉज फॉर मेनली फॉर HR। तो मैं देख रही थी कि जब मैं लैपटॉप रिटर्न करवा रही हूँ, IT टीम के पास बैठी हूँ, सामने वही कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें ओरिएंटेशन डे 1 हुई थी, और मैं देख रहे थे नए नए बकरे आए हुए हैं। अब मैं उनमें से एक नया बकरे ने मेरी टीम में हायर होना था, उसका नाम था तनुज। ठीक है, मैं सोच रही थी अब तनुज मेरी जगह आएगा। इसकी आज तो डे 1 ओरिएंटेशन हो रही है, महीने बाद इसको भी रिजेंटा बुलाएंगे। फिर 6 महीने बाद, इफ नॉट चेन्नई, इस साल क्या पता ट्रांसफर प्राइजिंग ट्रेनिंग चेन्नई ना होके कोलकाता मुंबई होती हो। खर्चा हो गया। और क्यों हायर हुआ है? क्योंकि मैं जा रही। सोचो, खर्चा किसके लिए? एक मामूली आर्टिकल की रिप्लेसमेंट के लिए PwC को क्या खर्चा करना पड़ गया? इतना मेजर खर्चा। ना मैं बीमार होती, उनके खर्चे बच जाते। चलो, मेरा तो बीमार होने का जेन्युइन रीजन था। जो लोग जेन्युइनली तंग होके जाते हैं, सोचो खर्चे तो वहां पे भी हो ही रहे हैं ना। पहले तो सिखाओ, और फिर सीखे सिखाए को जब जा रहा है वो तंग होके, नया लाओ, उसको सिखाओ, उसको ट्रेन करो, उसके लिए खर्चा करो। ये चलता रहता है। अब ये जब ज्यादा चलता रहता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, हाँ, एक सेकंड दीजिएगा। अरे, एक सेकंड। चलिए। हाँ जी, कहानी अच्छी लगी। ये कहानी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं थी। इस कहानी के सभी पात्र, इंक्लूडिंग द नेम तनुज, सब वास्तविक है। एक्चुअल ट्रू स्टोरी है ये मेरी। बट ये मेरी स्टोरी समझ के, सुन के ये नहीं कहना कि मैम इज अगेंस्ट बिग फोर्स और मैम इज अगेंस्ट दैट थिंग। कल को किसी की आर्टिकलशिप लग रही है, अच्छे से जाओ। वो बाहर एक्सपोजर मिलता है, वो लोकल इतना नहीं मिल पाता। एंड अगर एक्सपोजर की बात भी ना करो, इन जनरल पर्सनालिटी जो ग्रूम होती है, वो इतना यहाँ पर रहकर ग्रूम नहीं हो पाएगी। तो जिसको भी मौके मिल रहे हैं, डेफिनेटली, चाहे फॉर आर्टिकलशिप, चाहे आफ्टर क्वालिफिकेशन फॉर जॉब पर्पसेस, एक बारी घर से बाहर रहना चाहिए। ठीक है जी। चलो, अब देखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर। एक होती है जी प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक होती है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नो, प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है? कि कोशिश की जाए एम्प्लॉय छोड़ के ही ना जाए, उसका रेजिग्नेशन प्रिवेंट कर लो। मतलब उसको खुश रखो। तो खुश रखने के खर्चे क्या हो जाएंगे? उसको पिकनिक पे ले जाओ, मेडिकल कैंप्स लगा दो, हेल्थ कैंप्स लगा दो, वगैरह वगैरह, अच्छे बेनिफिट्स दे दो, घर वगैरह दे दो, बच्चों के कुछ एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो, एंड वट नॉट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम ये कर सकती है। दीज आर कॉल्ड प्रिवेंटिव कॉस्ट। अच्छा, एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, कि कोई चला गया, उसकी वैकेंसी हो गई, वैकेंसी को फिल करने आ रहा है, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है। वो रिप्लेसमेंट को हायर करने का खर्चा, उसकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स का खर्चा, वो सब हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन दी फर्स्ट प्लेस रिप्लेसमेंट प्रिवेंटिव कॉस्ट, सॉरी, प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ चढ़ के इनकर कर रही है, तो चांसेस आर कि इसको इवेंचुअली रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम से कम इनकर करनी पड़ेगी। बट अगर इन्होंने कंजूसी कर दी प्रिवेंटिव कॉस्ट में, तो बाद में रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो अच्छी खासी इनकर करनी पड़ेगी। बात समझ में आती है जी? ठीक है। ये कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर प्रिवेंटिव कॉस्ट, व्हाट आर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं चाहती हूँ आप इस सेक्शन की रीडिंग ले लीजिए बेटा। रीडिंग ले लो यहीं पर बैठे बैठे।
हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि देखो, लेबर टर्नओवर, सम बेसिक लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी। मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग छोड़कर जा सकते हैं, चाहे वो छोड़ने का रीजन रिटायरमेंट क्यों ना हो, या भगवान ना करे, भगवान कोई प्यारे हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस, मतलब सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो वहां पे भी लोग छोड़कर जाएंगे और उनकी रिप्लेसमेंट में कुछ लोग लाने ही पड़ेंगे। तो कहा जाता है कि एक बेसिक लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर होता ही होता है हर जगह। ठीक है। ये बोला जाता है कि अगर एक्चुअल टर्नओवर उस टॉलरेबल अमाउंट के ऊपर चला जाए तो सोचना है, अगर विद इन दी टॉलरेबल रेंज रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये परसेंटेजेस है, ये बोला जाता है लेटर से अप टू 3% इज ओके, मोर देन 3% इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये 3% या एक्चुअली 10% हो गया, ये परसेंट कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव हियर फॉर नाउ। ठीक है जी। क्योंकि लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन भी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। रेट ऑफ चेंज मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। ये रेट मतलब एक परसेंटेज कैलकुलेट करना। सो आर प्रॉपर फॉर्मल टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, जिसमें हम अलग अलग मेथड से लेबर टर्नओवर परसेंटेज मेजर करते हैं। आपके पास सब फॉर्मूला प्रिंटेड है जी, बस बात को सुनते रहिए। पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड कहता है डिनोमिनेटर में रखोगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड। नाउ, ऑन रोल मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में, एवरेज मतलब वर्कर्स एट बिगनिंग और वर्कर्स एट एंड का एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे, न्यूमरेटर में रखा, इसमें से कितने सेपरेट हो गए। सेपरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलग हो गए, जुदा हो गए। अलग होने का कारण कुछ भी हो सकता है, खुद भाग गए, हमने भगा दिया, कुछ भी कारण हो सकता है, फॉर एनी वट्स एवर रीजन, बस वो सेपरेट हो गए, तो न्यूमरेटर में हमने रख दिया नंबर ऑफ सेपरेशन। सो इफ आई से ऑन एन एवरेज देयर वर 800 workers on roll during a period, and out of those 800 workers 40 have separated, 40 have left. So what is percentage, what is this percentage, 5%। तो हम बोल रहे हैं फॉर द करंट मंथ लेबर टर्नओवर वाज 5%। ठीक है जी। अच्छा, ये था सेपरेशन मेथड। एक है हमारे पास रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड कहता है कि आप डिनोमिनेटर में तो वही एवरेज वर्कर्स रखोगे, न्यूमरेटर में रखोगे रिप्लेसमेंट। नो, रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जो लोग वैकेंसी फिल करने आए, किसी की जगह आए, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अब बेटा, जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ सेपरेशंस और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स हमेशा बराबर रहे। ये नंबर अलग भी हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी 40 पीपल आर सेपरेटेड, बट उसमें से ओनली 35 पीपल की वैकेंसी फिल हुई थी, तो 35 इज द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ऑल्सो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कुछ सेपरेशन हो पिछले साल गई थी, हमने उनकी रिप्लेसमेंट अब हायर की है, तो वो जो नंबर है वो इस करंट पीरियड में सेपरेशन में भी नहीं आता, करंट मंथ में, क्योंकि वो पिछले मंथ सेपरेट हो गया था, करंट मंथ में सेपरेशन में नहीं आएगा, बट करंट मंथ में वो रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मे नॉट गो हैंड इन हैंड ऑलवेज, कुछ केसेस में यस, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है जी, तो ये अलग मेथड बन जाता है। अभी के लिए हम फ्लक्स मेथड को होल्ड पर रख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके पास नेक्स्ट मेथड है, मेथड का नाम है न्यू रिक्रूटमेंट। देखो बच्चे, एक वर्ड होता है टोटल रिक्रूटमेंट। टोटल रिक्रूटमेंट मतलब टोटल हायरिंग। अब उसमें से एक सब पार्ट है न्यू रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट का मतलब द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपैंडिंग, इट इज ओपनिंग अप न्यू ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस में इन्होंने न्यू पोस्ट क्रिएट की है, तो उन न्यू पोस्ट के लिए जो हायरिंग है दैट इज कॉल्ड न्यू रिक्रूटमेंट। सो पीपल आर हायर्ड नॉट टू रिप्लेस एनीवन, बट दे आर हायर्ड फॉर अ न्यू पोस्ट, उसको हम बोलेंगे न्यू रिक्रूटमेंट। बात समझ में आई है जी। अच्छा, और एक लास्ट में चीज है एक्सेशन। बच्चे, एक्सेशन का मतलब ही यही होता है, एक्सेशन का मतलब रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट, मतलब टोटल रिक्रूटमेंट को आप एक्सेशन नाम दे देते हो, टोटल रिक्रूटमेंट। ठीक है। जो लोग किसी को रिप्लेस करने आ रहे हैं और जो लोग न्यू पोस्ट के लिए आ रहे हैं, मतलब हायर तो सभी तरीके के लोग हुए ना, ट्रेनिंग तो सबकी होगी, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सेशन। तो जो ये टर्मिनोलॉजी है, इससे थोड़ा सा अपने आप को हम वाकिफ करते हैं। सेपरेशन क्या होती है, रिप्लेसमेंट क्या होती है, न्यू रिक्रूटमेंट क्या होती है, एक्सेशन क्या होती है, एक बारी इस टर्मिनोलॉजी को एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं जी।
आज आप लोग बैठेंगे एसडी कॉमर्स करियर, ठीक। यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेटर मैम है प्रीति मैम, सभी जानते हैं। नेक्स्ट ईयर आप लोगों की दुआ से ही एसडी कॉमर्स करियर एक्सपैंड कर गया। इन्होंने एक नई जगह ब्रांच खोल ली, लेटर से चंडीगढ़ में इन्होंने एक ब्रांच खोली, ठीक है। और हर ब्रांच में, इवन पंचकुला एग्जिस्टिंग ब्रांच में भी इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि हमको यहीं पर ही नीचे वाला फ्लोर भी लेना पड़ गया, और एक और कोऑर्डिनेटर भी हायर करनी पड़ी। सब आपकी दुआ की वजह से ही है, ठीक है जी। और हमने जो वो कोऑर्डिनेटर हायर की हैं उनका नाम रखते हैं, नाम कोई भी नाम बता दो। ये किसका नाम है ये? इनका नाम है, अच्छा नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात। एंजल, एंजल हमने, प्रीति मैम पहले से ही है, मैंने हायर किया है एंजल। अच्छा, अब ये भी हुआ कि भगवान ना करे प्रीति मैम नाराज हो गई किसी बात से, छोड़ के चली गई, और प्रीति मैम की जगह हमें कोई और हायर करनी पड़ गई, लेट्स से प्रिया। तो मेरे पास पंचकुला ब्रांच में दो कोऑर्डिनेटर्स हो गए, ये चली गई हैं, कोई बची कौन? एंजल और प्रिया। अच्छा, चंडीगढ़ ब्रांच में मैंने हायर की हैं प्रियंका, कटरीना, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आप लोग सोचो सेपरेट कौन हुआ? प्रीति मैम। तो नंबर ऑफ सेपरेशन कितनी हुई? वन। इफ आई आस्क यू नेक्स्ट ईयर रिप्लेसमेंट कौन आई है? प्रिया। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वन। नेक्स्ट ईयर न्यू पोस्ट कितनी क्रिएट हुई है? थ्री। एंजल, प्रियंका, कैटरीना, न्यू रिक्रूटमेंट थ्री। नेक्स्ट ईयर एक्सेशन कितनी हुई है? फोर। एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट चार। मतलब कितने लोगों को हमने इंटरव्यू करके हायर किया है, उनको ट्रेन किया है? चार। बात समझ में आ गई है जी? टर्मिनोलॉजी सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, तो हमारे पास अभी तक हमने चार मेथड्स डिस्कस किए हैं। अब जो होल्ड पे एक मेथड था, मेथड का नाम था फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड कहता है सब कुछ मिक्स कर दो, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन, मिक्स कर दो। डुप्लीकेशन कैसे? न्यूमरेटर में क्या रखा? नंबर ऑफ सेपरेशन, फिर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, फिर नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। नाउ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट में थोड़ा बहुत ओवरलैप चल सकता है, चल सकता है ना। फ्लक्स मेथड कहता है कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? कि अगर इंडस्ट्री लेबर टर्नओवर, इंडस्ट्री मतलब द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर राइवल फर्म्स, कंपीटिंग फर्म्स, दे आर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर बाय फ्लक्स मेथड, तो हमको भी फॉर कंपैरिजन पर्पस फ्लक्स मेथड यूज करना पड़ेगा ना। या हमने ही अगर लास्ट ईयर फ्लक्स मेथड यूज किया था तो इस साल भी हमको फ्लक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेथड कोई भी हो, बट सभी लोग सेम फॉलो कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्लक्स मेथड क्या कहता है? नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स। बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स को हमने एक फैंसी सा नाम दिया, क्या? नंबर ऑफ एक्सेशंस। तो ये और में वही बात ही है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वही चीज है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिफ्थ मेथड था। अच्छा, एक और चीज, ये बड़ी लॉजिकल सी चीज है, समझना जरा। मेरे पास वर्कर्स इन दी बिगिनिंग ले लो, ऐड कर दो जो आए, जो आए मतलब एक्सेशन। आने का कारण चाहे न्यू पोस्ट था चाहे रिप्लेसमेंट था, बट आ गए। माइनस कर दो जो जुदा हो गए, तो क्या बचेगा? वर्कर्स एट दी एंड। बड़ी ऑब्वियस बात है जी, ठीक है जी। चलो, अब फाइनली फाइनली हमारा असली कार्यक्रम, क्वेश्चंस। बेटा जी क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज, इट इज ऑन पेज नंबर 3.9। क्वेश्चन नंबर 11, अपनी कॉपीज खोलिए, कॉपीज के पेज पर सुंदर सुंदर हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम है लेबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, number of workers as on 1st January 7600, number of workers as on 31st December 8400 during the year
80 वर्कर्स लेफ्ट वाइल 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लीजिए, फुल स्टॉप। 80 खुद से चले गए, 320 को हमने दफा कर दिया। 1200, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। Of these, 300 were recruited because of exit and rest were recruited in accordance with expansion plan. Total hiring 1200 की हुई, 1200 में से 300 exit की वजह से हायर हुए, मतलब 300 रिप्लेसमेंट है, और बाकी के 900 एक्सपेंशन मतलब न्यू रिक्रूटमेंट है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। क्वेश्चन ने मेथड का नाम नहीं लिया। आपकी नॉलेज में कितने मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, 5। आपको पांचों के हिसाब से आंसर देना है। चलो जी। एंड फॉर्मूला लगाने की जल्दबाजी नहीं, पहले क्लियर कट आइडेंटिफाई करो एवरेज वर्कर्स कितने हैं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 8000। लिखकर बताएंगे 7600 प्लस 8400 डिवाइडेड बाय 2 करके 8000। अब फॉर्मूला लगाने से पहले क्लियर कट आइडेंटिफाई भी कर लो नंबर ऑफ सेपरेशंस। हाँ जी, 80 प्लस 320 कितनी, 400। फिर एक्सेशंस कितनी, जो कह रहे हैं 1200 वर्कर वर रिक्रूटेड मतलब एक्सेशन, टोटल रिक्रूटमेंट। इसमें से रिप्लेसमेंट आई और न्यू रिक्रूटमेंट। 1200 माइनस 300 करके 900। ठीक हो गया जी। लैंग्वेज क्लियर है सभी को। नाउ स्टार्ट अप्लाइंग वेरियस मेथड्स। कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये मेथड बाद में मेथड। फॉर्मूला की यू कैन टेक द हेल्प। लेबर टर्नओवर रेट्स, हेडिंग डाल दी ब्रॉड। एंड सबसे पहले लेट अस से वी आर पिकिंग सेपरेशन मेथड। फॉर्मूला जरूर लिखना उसका, नंबर ऑफ सेपरेशंस divided by average number of workers into 100। फॉर्मूला प्रॉपर बकायदा लिखें, कैलकुलेट हो जाएगा बट फॉर्मूला जरूर लिखें। हाँ जी, नंबर ऑफ सेपरेशंस वर 400 जी, एवरेज 8000। आंसर कितना आ गया, 5%। 5%। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड लगा लो। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। हाँ जी, रिप्लेसमेंट्स 300, जो किसी की जगह फिल करने आए 300। 8000 एवरेज वर्कर है, तो रेट कितना आ गया, 3.75%। ओके जी। नेक्स्ट मेथड कौन सा लगाना चाहेंगे, फ्लक्स, फ्लक्स लगा लो। फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड कहता है न्यूमरेटर में एक तो आएगा नंबर ऑफ सेपरेशंस और एक आएगा नंबर ऑफ एक्सेशन। डायरेक्टली लिख दें, नंबर ऑफ एक्सेशन अपॉन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। हाँ जी, सेपरेशन थी हमारे पास 400, एक्सेशन थी 1200। बताइए, 20%। न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100।
हाँ जी, न्यू रिक्रूटमेंट कितनी है? 900। 11.25%। और सबसे लास्ट में एक्सेशन मेथड। नंबर ऑफ एक्सेशंस। हाँ जी, एक्सेशंस कितनी है? 1200। 1200। हाँ जी, कितना आ रहा है? 15%। लीजिए, किसी को कुछ ऊपर स्क्रॉल करवाना है तो करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज है बच्चे, मेरी राइटिंग बचपन से ही माशाल्लाह बहुत बेकार है। और ये स्क्रीन पर तो और बेकार हो जाती है कई बारी। ऑन पेपर थोड़ी सी इससे फिर भी बेटर है। नंबर पता नहीं कैसे मिले आज तक, बट चलो मिल गए। आप में से किसी को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, प्लीज बता दिया करो मैम ये क्या लिखा है। ठीक है। इन जनरल आपको लग रहा है कोई चीज नहीं समझ में आई, आई नीड टू गो स्लो, आई नीड टू गो फास्ट, प्लीज डो नॉट हेजिटेट। ठीक है। समहाउ ना ओवर द इयर्स मुझे ये रियलाइज, बच्चे बताते हैं कि मैम शुरू शुरू में ना आपसे डर लगता है, बाद में नहीं लगता। क्योंकि पता नहीं शायद मेरी शक्ल ऐसी है। तो बच्चे ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। बस आपने कभी बिना हेजिटेशन के कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बताना है। रिस्पेक्टफुली बताना है, इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज हाँ हाँ जी मैं बड़ी फ्रेंडली हूं तो आप ऐसे बोलोगे "ओए, ठीक से पढ़ा"। ठीक है। आराम से रिस्पेक्टफुली, बट फील फ्री टू से एनीथिंग। ठीक है जी। चलो, ये हमारे पास 5 मेथड का आंसर सभी के पास आ गया। टू रिकैप, हमारे पास सेपरेशन मेथड आ रहा है 5%, रिप्लेसमेंट 3.75%, फ्लक्स 20%, न्यू रिक्रूटमेंट 11.25% और एक्सेशन 15%। सभी के पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा? ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों क्यों लग रहा है कि नहीं आएगा? इजी है तो इसलिए नहीं आएगा? बड़े क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक कि मॉक टेस्ट पेपर में आ चुका है, कैरिंग 10 मार्क्स। मॉक टेस्ट पेपर में, मेन पेपर में नहीं आया होगा। 10 मार्क्स का मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ है, बताओ फ्री के नंबर है। ठीक है। चलो, अगर आपको लगता है चलो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कुछ तो कैच होगा, ये लग रहा है ना कुछ तो होगा, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 दे। ये तो प्रॉपर मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बाय द वे बेटा जी, आपको हर क्वेश्चन में के बगल में अगर तो कोई एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जामिनेशन, या वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, रिमार्क मिलेगा। क्योंकि ना कल को आप बोलोगे मैम बुक इतनी मोटी, अभी तो ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी आनी है, हाय मैम बहुत सिलेबस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दो। मैं अभी से बोल रही हूँ, व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। पहली तैयारी तो पूरी बुक की होगी, बट जब रिवीजन करनी है, जब वो एक दिन की छुट्टी मिलती है, पता नहीं चलता क्या देखना क्या नहीं देखना, तब के लिए बता रही हूँ। शॉर्ट एंड लिस्ट है, मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और मेरी बुक में आपको मार्क मिलेगा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिनके बगल में कोई रिमार्क नहीं है? ये पुराने ओल्ड स्कीम का देखो, ओल्ड स्कीम से भी ओल्ड स्कीम, मतलब 2018 से पहले आईसीआई एक प्रैक्टिस मैनुअल नाम की चीज रिलीज किया करता था। नाउ, प्रैक्टिस मैनुअल क्या होता था? इट वाज कंपाइलेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2003 या 2006 आई थिंक। ठीक है। जब 2018 में सिलेबस चेंज हुआ, नई स्कीम आई, उन्होंने प्रैक्टिस मैनुअल रिलीज करना ही बंद कर दिया, ना ही आपकी स्कीम में आया है। तो बाकी के क्वेश्चंस यार क्या, नथिंग बट दोस पीएम क्वेश्चंस और मे बी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस। अब पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 तक भी बच्चा कहता है मैम कई कई क्वेश्चंस तो आपकी बुक में से होते हैं। मैंने कहा बेटा मेरी बुक क्या, इतना क्रेडिट मैं लेना पसंद नहीं करती हूँ, मेरी बुक क्या, अल्टीमेटली प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन। मई 2024 आप ही की स्कीम का जो पहला अटेम्प्ट है, बच्चा फिर निकल के कह रहा है मैम आपकी बुक वाले क्वेश्चंस थे। अगेन क्या है? प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस थे। सो दोस क्वेश्चंस जिसने तो सिर्फ मॉड्यूल कर लिया, उसको वो क्वेश्चन नहीं पता चलेंगे, बट जिसने बाकी क्वेश्चन भी करे हुए हैं उसको वो क्वेश्चंस पहचान में आ जाए। तो जहां मैं बोल रही हूँ अ शॉर्ट लिस्ट विल बी मॉड्यूल क्वेश्चन प्लस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, डज नॉट मीन दी अदर क्वेश्चंस विल बी लेस इंपॉर्टेंट। वो भी कवर करने लायक ही है, बट टाइम की कमी हो तो पता चलेगा कि शॉर्ट में कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10।
accountant of Y Limited has computed labor turnover rate for the quarter ended 31st March as 10%, 5%, and 3% respectively under flux method, replacement method, and separation method respectively. If the number of workers replaced during the quarter is 30, find out the number of workers recruited and joined. बच्चे वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट हमारी लैंग्वेज में क्या हो सकता है ये? एक्सेशन। एक्सेशन रिक्रूटेड मतलब हायर किया, ज्वाइन करवा दिया। तो इसमें जितनी हायरिंग हुई, जितनी रिक्रूटमेंट हुई, टोटल रिक्रूटमेंट को हम टोटल एक्सेशन बोल देते हैं। वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, सेपरेशन। अभी थर्ड और फोर्थ रिक्वायरमेंट पर मैं बाद में आऊंगी। आपका काम है कि कैलकुलेट करना नंबर ऑफ एक्सेशन एंड नंबर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्या स्ट्राइक करता है सोचिए। चलो क्या करना है बताओ। पहले हम रिप्लेसमेंट मेथड लगाएंगे, तो लगा के क्या मिलेगा? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मिलेगा। आपके पास ये देखो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन से मेथड की है? रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, सो यू कैन अप्लाई रिप्लेसमेंट। बच्चे जो लोग बाद में आए थे, आपको बुक्स नहीं मिली है ना? कौन कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक बुक नहीं मिली है? एक दो, इनसे के साथ शेयर कर लेंगे अभी के लिए। एट द एंड ऑफ द क्लास आपको शो हो जाएगी। ठीक है। um, चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। लेबर टर्नओवर as per replacement method is equal to number of replacements upon average number of workers into 100। हाँ जी, रिप्लेसमेंट मेथड का रेट आपको बताया हुआ है 5, रिप्लेसमेंट्स बताई हुई है 30। तो यहां से हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहा है 600। चलो 600। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए? सेपरेशन। व्हाई नॉट फ्लक्स पहले? फ्लक्स के लिए वी नीड टू एलिमेंट्स, सेपरेशन भी और एक्सेशन भी। पता ही नहीं वो दोनों। तो पहले अकेला और अकेला सेपरेशन मेथड लगेगा। लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जागते रहें। ऐसा ना हो कि बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, हम सामने लगा रहे हैं क्लास और खा रहे हैं पकौड़े शकौड़े। कंसंट्रेशन चाहिए जी। नंबर ऑफ सेपरेशन 18। बेटा नंबर ऑफ सेपरेशन हमने नाम दिया है ना, इनकी तरफ से नाम क्या था? वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हैज बीन आंसर्ड, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। रादर जब ये आंसर, व्हेन यू आर आंसरिंग वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ना, एग्जामिनर को ना ऐसे डब्बा बना के दे दिया करो, ले एग्जामिनर ले ये ले, ये चाहिए था। उसको मजबूर ना करो, ये मत बोलो अपने आप ढूंढ ले। उसको आपने हाईलाइट करके बताना है ये लो। अदरवाइज क्या हो सकता है कि लास्ट में वी कैन मेक अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, जिसमें हम सीक्वेंस में सारी रिक्वायरमेंट के फाइनल आंसर लिख रहे हैं। वो लिखने का कई बार टाइम नहीं होता, तो बीच बीच में डब्बे बनाकर हाईलाइट कर सकते। ठीक है जी। चल, अब लास्ट में क्या लगेगा? फ्लक्स मेथड। वहां से मिसिंग फिगर कौन सी आएगी? एक्सेशन। चलिए कैलकुलेट करके बताइए।
हाँ जी, फ्लक्स मेथड लगाकर आंसर 42। किसी के पास 42 नहीं आ रहा तो बता दीजिए। नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। फ्लक्स का आंसर क्या था? रेट 10। सेपरेशन कितनी थी? 18। एक्सेशन मालूम नहीं, एवरेज 600। तो एक्सेशन सॉल्व करके आपके पास 60 - 18 करके आंसर आ रहा है आपके पास 40। ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टू रिक्वायरमेंट्स, इधर एक यहां पर आपको करनी है एक सेवा। ना व्हाट डू वी मीन बाय सेवा? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हमारा मन कर रहा है, वो श्रद्धा भाव है हमारा कि एक्स्ट्रा एनालिसिस करने का। सेवा भाव में मैं आपसे पूछ रही हूं, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट? सोच लीजिए, ठीक बता रहे हैं आप लोग। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट 12। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट कैसे आता है बच्चे? एक्सेशन में से माइनस करोगे रिप्लेसमेंट। एक्सेशन कितनी है? 42। रिप्लेसमेंट कितनी है? 30। फ्लो फ्लो में यहाँ पर 18 ना आ जाए, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। न्यू रिक्रूटमेंट इज 12। ऐसी सेवा हम करते रहेंगे, क्योंकि जब हम करते हैं सेवा तभी हमें मिलेगा मेवा। शाबाश। चलिए जी, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। चलो, आप कॉन्सेप्ट की पूरी रीडिंग ले लो, जितना कॉन्सेप्ट है 3 4 बार पढ़ लो। स्ट्राइक आपको ही करना चाहिए, सोच के बताएं कैसे आएगा वर्कर्स इन बिगिनिंग और वर्कर्स एट एंड। टेक एज मच टाइम एज यू नीड। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से आगे क्या सॉल्व हो रहा है? क्लोज वाले में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? प्लस सेपरेशन माइनस सेपरेशन। ठीक है, ठीक है, तो आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ चलो। लिख के करके बताओ ना। हाँ जी, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। आपने तरीका बिल्कुल ठीक बताया है, लिख के करके बता दो बस कि आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, एनीवन हु इज रेडी विद देयर आंसर? 612 क्या है? वर्कर एट एंड, बिल्कुल ठीक है। वर्कर एट एंड 612। अभी करवा देंगे इसका सोल्यूशन, डोंट वरी। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिखकर आंसर बता सकते हैं। हाँ जी बच्चे, आपने 612 वर्कर्स एट एंड बता दिया, तो वर्कर्स एट बिगिनिंग 588। 588। आपका नाम बच्चे? मयंक। ठीक है।
मुझे ऐसे एकदम से सभी के नाम तो याद नहीं होते, वैसे ही बुढ़ापा आ गया है तो याददाश्त कमजोरी है, तो धीरे धीरे करके सबके नाम याद होंगे। ठीक है, चलो जी, देखिएगा आप। वर्कर्स एट बिगिनिंग को एक्स अज्यूम कर लीजिए। लेट वर्कर्स एट बिगिनिंग बी एक्स। अच्छा, हम सभी जानते हैं वर्कर्स एट बिगिनिंग में ऐड कर दो जो आए, जो आए मतलब एक्सेशंस, माइनस कर दो जो गए मतलब सेपरेशंस, तो बच जाता है आपके पास वर्कर्स एट एंड। ठीक है ना ये चीज। वर्कर्स एट बिगिनिंग हमने अज्यूम किया है एक्स, एक्सेशन कितनी हुई 42 और सेपरेशन 80, तो कहना है वर्कर्स एट एंड इज एक्स प्लस 24। और अब वो रिलेशनशिप यूज कीजिए दैट एवरेज वर्कर इज इक्वल टू बिगिनिंग और एंड का एवरेज। एवरेज हमें पता है ऑलरेडी 600 है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 600 एवरेज वर्कर्स, दिस इज 2x प्लस 24/2। अल्टीमेटली सॉल्व कर कर आके आपके पास x की वैल्यू आ रही है 588। x क्या था हमारे पास, वर्कर्स एट बिगिनिंग, हेंस वर्कर्स एट एंड आ गए x प्लस 24, यानी कि 612। क्लियर होगी सभी को ये रिक्वायरमेंट? कोई डाउट यहां तक? चलिए जी, लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट पूछ रहे हैं। इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट बेसिकली। चलो कंप्लीट कर लो। आप नोटिस करिए, जिन भी बच्चों ने ये कर लिया यहां तक, नोटिस कीजिए पिछला क्वेश्चन किस ड्यूरेशन का था, क्वेश्चन नंबर 11, ईयर 1 ईयर, और ये वाला क्वेश्चन फॉर अ क्वार्टर। तो बेसिकली जो भी हमने वो रेट्स निकाले हुए हैं, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रेट बता रहे हैं 10%, 5%, 3%, वो है एक क्वार्टर के लिए। अगर मुझको इसी क्वार्टरली रेट को कन्वर्ट करना है एनुअल बेसिस पर, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। सो हाउ डू यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट? देखिएगा जरा, आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड, दैट पीरियड विच इज लेस देन अ ईयर, जैसे कि इधर क्वार्टर हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द क्वार्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एनकरेजमेंट ये नहीं है कि अच्छा एक क्वार्टर का 10% है तो पूरे साल का 40%, ये नहीं, डेज के हिसाब से काम करें। ठीक है जी। एंड नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कई बार क्वेश्चन की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है टेक 360 डेज इन अ ईयर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपने चुपचाप 365 लेना है। वो बचपन में शायद कन्वीनियंस पर्पज के लिए 360 ले जाते होंगे, कभी कभार ऐसा था। यहाँ 365 ही चलेगा वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, चलो। So if question is asking you for equivalent employee turn equivalent employee annual turnover rate, बेसिकली एनुअल वर्ड पर यहां पर फोकस कीजिए। तो इसका फॉर्मूला पहले लिखो, लेबर टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर। जो आपकी बुक में फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन आपको सबसे पहले कौन से मेथड का रेट बता रहे हैं, फ्लक्स का। अब सभी लोग ध्यान से देखना, फ्लक्स मेथड के लिए कैलकुलेटेड है 10%, बट दिस इज कैलकुलेटेड फॉर अ क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में 31 डेज, फेब्रवरी में देखो नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज, एंड मार्च में 31 डेज। हाउ मेनी डेज इन द क्वार्टर, 90, इनटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365। ये आपके पास पॉइंट्स में 2 डेसिमल प्लेसेस तक बता देना, 40.5
0.56%। आ गया जी फ्लेक्स मेथड, कि अगर एक क्वार्टर का 10% है तो पूरे साल का टर्नओवर रेट है 40.56%। ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए रिप्लेसमेंट मेथड जी। हाँ जी, 5% डिवाइडेड बाई 19 into 365, जो भी आंसर आ रहा है। 20.28। और सेपरेशन मेथड कितना था? 3%। हाँ जी, कितना आ रहा है? 12.17। डन। डन। चलिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1313। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर रख देते हैं। लीजिए, रीडिंग आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी। ट्राई दीजिए, करवा तो मैं दूंगी। हाँ जी, क्या स्ट्राइक कर रहे हैं बताइए। देखिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा 990 और 1010 का एवरेज विल बी 1000। फिर उसके बाद आप रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। 3% का आंसर केवल है, यहाँ से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब आगे सोचो, करके बताओ। चलो ठीक है, ठीक जा रहे हो। रिप्लेसमेंट आ जाएगी उसमें जब फ्रेश रिक्रूटमेंट यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट जोड़ दोगे तो एक्सेशन आ जाएगी। तो फिर उसके बाद जो आप कह रहे हो बिगिनिंग एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। सेपरेशन 50 है। मेथड का आंसर 5% है जी। ट्वेल्व परसेंट चलिए, प्रॉपर सोल्यूशन करवा देते हैं आपकी। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बिगिनिंग 990, क्लोजिंग 1010 डिवाइड करके ये आ गया 1000। फिर क्योंकि क्वेश्चन हमें रिप्लेसमेंट मेथड बता रहा था,
इसलिए हमने अप्लाई किया रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन। बेटे मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरे को भी थोड़ा सा आता है। कुछ डिस्कशन चल रही थी ना, कैसे करना है। क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कशन तो मेरे साथ भी कर ही सकते हो ना, है ना। चलो, ये आंसर कितना है, 3। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमें मालूम नहीं। ये लो जी, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ गई 30। फिर आपने बोला एक्सेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट क्वेश्चन बता रहा है कितनी, 40, रिप्लेसमेंट 30, ये कितना आ गया, 70। नाउ यूज दैट रिलेशनशिप, वर्कर्स एट बिगिनिंग में माइनस कर दो सेपरेशन, ऐड कर दो एक्सेशन, क्या बच जाएगा, वर्कर्स एट एंड। वर्कर्स एट बिगिनिंग कितने थे, 990। सेपरेशन नहीं पता, एक्सेशन 70, वर्कर्स एट एंड 1010। यहां से नंबर ऑफ सेपरेशन आ जाएगी, कितनी बता रहे हैं, 50। बस नंबर ऑफ सेपरेशन आ गई, उसके बाद तो मेथड के डायरेक्टली फॉर्मूला निकलेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। काम कंप्लीट कर लीजिए यही बैठे बैठे, टेक योर ओन टाइम। कुछ रिपीट एक्सप्लेनेशन अगर रिक्वायर्ड है तो बता दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। आपके मेथड्स के आंसर हैं, सेपरेशन मेथड का आंसर है 5% और फ्लक्स मेथड का 12%। कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ आशीर्वाद देना चाहूंगी। मेरे लिए आशीर्वाद का मतलब होता है होमवर्क। बेटे रोज आपको मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात होता है ब्लेसिंग्स लेना, प्रसाद लेना। चलो, आज का काम क्या है हमारा, आप ना चैप्टर में सेक्शंस को समझिए। जो मैं ये आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन, इसको मैं बोलती हूँ मेन कंटेंट। पेजेस पलटिए, पेजेस पलटिए, मेन कंटेंट में पेजेस पलटिए, कहां तक है हमारा मेन कंटेंट। पेज नंबर भी बता देना। मेन कंटेंट, मेन कंटेंट विल बी, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसिव कर कर आके, मेन कंटेंट विल बी टिल पेज नंबर 3.22। ठीक है जी, पेज नंबर 3.22। उसके बाद सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है। सेकंड सेक्शन का नाम होगा एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम May 2018 अटेम्प्ट टिल November 2023। जब बुक्स प्रिंटिंग में गई थी, एज ऑफ दैट डेट मई 2024 के आंसर्स रिलीज नहीं हुए थे, तो वो मई 2024 का क्वेश्चन पेपर नहीं इंक्लूडेड है। आपका पेपर कब है बताओ, जनवरी 2025। कोई कोई यहाँ पर मई वाले भी हैं क्या, आज मई 2025 वाले आप हैं, ठीक है। आपका नाम राहुल, ठीक है। अब ऐसा है, जनवरी 2025 तक और कौन सा एक और अटेम्प्ट गुजर जाएगा, सितंबर 2024। तो मई 2024 और सितंबर 2024 अलग से कवर्ड होगा, वो आप अपने लेवल पर भी कवर कर सकते हैं। मई 2024 वाज प्रीटी सिंपल, उसमें कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, अदरवाइज मेरी बुक में नवंबर 23 तक के क्वेश्चन हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 2, नवंबर 23 तक। उसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 3, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, शॉर्ट में बोले तो ईपीक्यू। किसी किसी चैप्टर में दिखेंगे, किसी किसी चैप्टर में नहीं दिखेंगे। ईपीक्यू विल बी सॉल्व्ड, प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व्ड, ऑलरेडी सोल्यूशन आपके बुक्स में मौजूद है, ठीक है जी। एंड ये डिपार्टमेंट भी आपका होता है सॉल्व करना। कब इसे सॉल्व करने का सही टाइम होगा, व्हेन यू हैव थॉरली कवर्ड मेन कंटेंट एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। आपकी आपका कॉन्फिडेंस बन गया है चैप्टर में, तो जाके ईपीक्यू को देखना। अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पर ईपीक्यू देखने की जरूरत नहीं है। बट दिस वाज सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 4 विल बी फाउंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन टू होमवर्क। ये लो जी। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको जो मेन कंटेंट के होमवर्क में मिलेंगे, आज तो नहीं मिल रहा, आज तो नहीं मिल रहा, बट जो मेन कंटेंट के कुछ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे, वो भी ऑलरेडी आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट मींस फॉर दिस सब्जेक्ट आपको ना अगली क्लास में आके ये पूछने की जरूरत नहीं है मैम इसका आंसर बता दो जो आपने होमवर्क में दिया था। आप होमवर्क के डाउट्स पूछेंगे अगले दिन आकर,
कि मैम आंसर मैच नहीं कर रहा, बट आप ये नहीं पूछेंगे मैम आंसर था क्या, होमवर्क, क्योंकि होमवर्क भी इज ऑलरेडी देयर। फुल बुक का सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। कभी किसी ने कह दिया मैम हमने तो नोट्स अच्छे से बनाए नहीं, आपके पास सोल्यूशन तो होगा शेयर कर दो, मेरी तरफ से कभी फुल बुक का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, होमवर्क क्वेश्चन का मिल जाए। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास होता है बुक में थ्योरी, जो अभी मैं स्क्रीन पर नहीं रख पाऊंगी, बट वो लास्ट सेक्शन होता है थ्योरी। वो थ्योरी क्लासेस का अभी टाइम नहीं है, अभी हमारा सिर्फ फोकस न्यूमेरिकल कंटेंट पे रहे। ठीक है जी। सो दैट इज हाउ आपका एक चैप्टर शुरू से लेकर एंड तक एक चैप्टर है, आपको अलग अलग बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है कि जी मेरे को एग्जामिनेशन क्वेश्चन चाहिए मैं कोई अलग से बुक उठाऊं, मेरे को थ्योरी देखनी है मैं कोई अलग से बुक उठाऊं। एवरीथिंग विल बी देयर एट वन प्लेस। ठीक है जी। अच्छा, now please come to examination question का section, page number 3.22, पेज नंबर 3.22। इसमें से इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, और 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 क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, और और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। ज्यादा हो गया? ठीक है, 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके होमवर्क में जा रहे हैं। ये होमवर्क एग्जामिनेशन क्वेश्चन का होमवर्क है, मेन कंटेंट का नहीं है, इसका बुक में प्रिंटेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट आपने मुझे एक रिमाइंडर देना है, मैम प्लीज शेयर सजेस्टेड आंसर ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन, वो पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने स्पेशली, मेरे को डिस्करेज करना है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन का बना बनाया बुक में कन्वीनियंटली सॉल्यूशन मिल जाए। मैं चाहती हूँ आप अपनी कॉपीज में उसका सॉल्यूशन मेंटेन करें, इसलिए पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, बट मैं बुक में सॉल्व करके नहीं करूंगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग रहता है किसका है किसका नहीं है, डोंट वरी, पूछ सकते हो कि मैम क्या चीज मिलेगी प्रिंटेड सॉल्व, क्या चीज नहीं मिल रही है। फिलहाल आपका काम है टू ड्रॉप मी अ रिमाइंडर, मैम प्लीज शेयर लेबर चैप्टर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है जी। ओके, ये आपका काम है रिमाइंड कराना। चलो ये तो अच्छा वाला आशीर्वाद मिल गया। इन जनरल एक और बात, एक और आशीर्वाद जी, आज आपने जब बुक्स इशू आपको हुई, आपने अपना नाम ढूंढना था उसमें साइन करने के लिए, नाम ढूंढने में आपको डाउट हुआ कि मेरा नाम क्या है? नहीं हुआ ना? श्योर हो ना आपका नाम क्या है? अच्छा, अभी आप कौन से शहर में बैठे हो? पंचकुला, श्योर है ना? इसको लेकर कोई डाउट तो नहीं है? वी आर सो कन्विंस्ड अबाउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज माय नेम, वेयर एम आई, वी आर सो कन्विंस्ड अबाउट इट। ऐसी ही लेवल ऑफ कन्विक्शन तब रखना जब आपसे आपके मन में एक क्वेश्चन आए, क्या मैं सीए बन पाऊंगा या बन पाऊंगी? आंसर शुड बी यस, एंड इट शुड बी यस विद दैट सेम लेवल ऑफ कन्विक्शन। डाउट इतना सा नहीं, अपने नाम को लेकर डाउट रखते हैं या हम कहाँ पर है उसको लेकर डाउट रखते हैं, तो सीए बनेंगे नहीं बनेंगे उसको लेकर डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये चीज हर रोज अपने आप को याद दिलाना। ठीक है सर, आपने मुझे अपना नाम बताया मयंक, आपने कहा आई एम मयंक, उतने ही सेम लेवल ऑफ बिलीफ के साथ आई विल बी अ सीए। ठीक है, बस ये मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ साथ जो माइंडसेट है ना, वो भी उस डायरेक्शन में ले जाओ। कई बारी मेहनत तो करते हैं बट इतना सेल्फ डाउट लेकर आ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। मैं नहीं चाहूंगी, वही आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स मतलब काम, अभी पढ़ाई करना सीख रहे हो, कल को आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, काम सीख जाओगे, बट कहीं ना कहीं उम्र भर वो सेल्फ डाउट पता नहीं क्यों रहता है, पता नहीं मेरे से काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, प्रैक्टिस खोली पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये इतने सेल्फ डाउट हम अपने ऊपर ही डाल देते हैं ना, इसलिए बस बिलीफ रखो, कन्विक्शन रखो, जो चीज होनी है हो जाएगी। बचपन में सोचते थे जब हम 7वीं क्लास में थे, क्या मेरी 10वीं होएगी कि नहीं होएगी, डाउट आता था मन में। पता नहीं यार 10वीं होनी है नहीं है, पता नहीं यार, मुश्किल है। ऐसा कभी सोचा था कभी किसी ने? नहीं सोचा था। अरे 10वीं हो ही जाएगी, बस 3 साल बाद की बात है। 12वीं हो ही जाएगी, बस 5 साल बाद की बात है। कभी डाउट आता था हम जिंदगी में ग्रेजुएट बनेंगे नहीं बनेंगे? कुछ नहीं सोचा था। वहां पर लेवल ऑफ कन्विक्शन था, यहां पर क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज दुनिया ने हवा बना दिया इस चीज को, बस। हाँ, डिफिकल्टी लेवल
बीकॉम से थोड़ा ज्यादा होगा, +1 +2 से ज्यादा होगा, फाउंडेशन से ज्यादा होगा। बट बेटा 7वीं क्लास का डिफिकल्टी लेवल भी तो नर्सरी से ज्यादा था। वहां पे तो नहीं सोचा था हमने ज्यादा डिफिकल्ट है 7वीं क्लास। नर्सरी तो होगी थी, पता नहीं 7th होगी नहीं होगी। हमारा माइंड लेवल, हमारा मेच्योरिटी लेवल, पढ़ने का तरीका, सब कुछ इवॉल्व हुआ है। अभी क्यों नहीं होगा फिर? तो वो जो डाउट्स आते हैं ना मन में, जो ये मार्केट में डाउट चलते हैं, पास परसेंटेज को लेकर आता है, 100 में से 20 बच्चा पास होता है, सब निकाल दो। क्योंकि जो बच्चे इस चीज में आ जाते हैं और उनको लगता है आफ्टर एवरी मे देर विल बी अ सितंबर, फिर सितंबर के बाद जनवरी, इस लपेटे में आते होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनका क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो मुंह उठा के पहुंचे हैं। आप देखना कभी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, सीढ़ियों में क्वेश्चन पेपर गिरा पड़ा मिलता है शाम के 5 बजे। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, उनको पता होता है पेपर आज होने नहीं वाला, वो पहले से ही बोल रहे हैं मैं ये नहीं पढ़ के आया, मैं वो नहीं पढ़ के आया। वैसा बच्चा क्लियर नहीं करता। हाँ, कई बारी किस्मतें नहीं काम करती हैं, बट वो रेयर केस होता है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी तैयारी अपने लेवल पर बेस्ट है, आपकी यू हैव गिवन योर 100% इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड सेट ऑल्सो, बिकॉज आईसीआई इज गोइंग टू प्ले माइंड गेम्स विद यू। बस माइंडसेट अगर ठीक रखोगे, बिलीव मी, यू विल क्लियर इन वन गो बोथ द ग्रुप्स इन वन गो। कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों चीजों पर थ्रू आउट अपकमिंग मंथ, जितने भी 6 महीने रह गए हैं, इन्हीं चीजों पर काम करना है, तैयारी के साथ साथ माइंडसेट। ठीक है जी। ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा। बाय बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, बाय बाय।